हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। और अगेन अपन आपके सामने हाजिर किए हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं इस वीडियो सेशन के अंदर, इस क्लासेस के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होने वाली है जो कि बेसिक है, बट आपको पता है या नहीं है आई डोंट नो। बट ऐसी चीज़ें होगी जो आप कन्फ्यूजन रहते हो, आपको हर बार कन्फ्यूजन होती है उन चीज़ों के अंदर। वो पूरी चीज़ें इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा ताकि अपने फ्रेंड्स जो आपके कंपटीटर हैं, यानी आपके जो दोस्त हैं, वो आपसे कंपटीशन रखते हैं कि पहले जो मैं लगूँ, आप सोचते हो पहले मैं लगूँ, उसको भी पता चल सके और आपको भी पता चल सके कि उसके अंदर कितना दम है और उसको पता चल सके आपके अंदर कितना दम है। यानी कंपटीशन खुद के साथ नहीं, कंपटीशन दूसरे के साथ करने से पढ़ाई अच्छी होती है। ओके, तो अपने फ्रेंड्स को ऐसे मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए कि उसको बताते ही नहीं है, अपन पढ़ लेते हैं। नहीं, उसको भी लेके आओ ताकि खुद का मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं यार, मेरे से ज़्यादा वो सीख लेगा, आज मैं आज सीख लेता हूँ, है ना। तो आप जो है जल्दी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, जब तक लाइक शेयर करते हो और अपने दोस्त यार बेली जिसको आपने इनवाइट किया है, वो जब तक आते हैं तब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं डेली की तरह। क्वेश्चन आपको ये मिलेगा कि भाई एक्सपेक्टोरेंट जो ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर अगर ब्लड एक्सपोरेंट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं। EXP एक्सपेक्टोरेंट ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ब्लड एक्सपेक्टोरेंट हो रहा है उसको क्या बोला जाता है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा। मैं इसको दूसरी लैंग्वेज के अंदर बोलूँ, चलिएगा, ठीक है, पता है आंसर, हमें पता हो गया भाई, आपको पता है। इसको बोला जाता है हीमोप्टाइसिस। क्या बोला जाता है? हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस बोला जाता है, जिसके अंदर एक्सपेक्टोरेंट ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक आ सकता है, या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देगा तो क्या देगा? ब्लड इन स्पूटम। हाँ, सही बात है, ये ब्लड इन स्पूटम। ब्लड इन स्पूटम होता है, वो भी क्या होता है? हीमोप्टाइसिस बोला जाता है। या फिर एक्सपेक्टोरेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक आए तो भी हेमोप्टाइसिस करना है, और ब्लड इन स्पूटम करना है आता है तो भी हेमोप्टाइसिस करना है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। बेसिकली दोनों चीज़ों के अंदर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है क्योंकि एक्सपेक्टोरेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक का नाम आया इसलिए। ब्लड इन स्पूटम तो सभी को पता है, हेमोप्टाइसिस बोलते हैं, बट एक्सपेक्टोरेंट ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर आ रहा है तो भी हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। ओके, तो चलिएगा, ऑलमोस्ट सभी जुड़ गए होंगे लाइव। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, एक साथ ही गुड इवनिंग कर देते हैं और चलते हैं आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको फटाफट से बताने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कुछ इतने लाजवाब रहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे सुकून मिलेगा आपको क्लास लेने के बाद में कि हाँ यार, आज तो कुछ नया सीखा है। कुछ लास्ट तक क्लास को एंड करना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की हुई है। ओके, तो चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको सभी को क्लास पसंद आएगी। और आपको क्या करना है, क्लास को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है। ओके, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कन्फ्यूजन किसी को होना नहीं है। ओके, कन्फ्यूजन का काम नहीं है यहाँ पे, आंसर सभी के आने चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत ज़्यादा इजी है। जो और क्वेश्चन आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे उससे भी ज़्यादा इजी है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी इसका एग्जांपल दिया था। क्वेश्चन ये है, असेसिंग द लेबोरेटरी फाइंडिंग which result would the nurse most likely expect to find in client with chronic renal failure। भाई एक क्या है, नर्सिंग ऑफिसर है, वो लेबोरेटरी टेस्ट असेस कर रहा है, यानी लेबोरेटरी टेस्ट है, रिपोर्ट देख रहा है एक पेशेंट की, और पेशेंट किसका है? क्रोनिक रीनल फेलियर का। तो ये अपने को बताना है कि उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा रिजल्ट के अंदर। बात सीधी सी ये पूछ रहा है कि अगर क्रोनिक रेनियल फेलियर का पेशेंट है तो उसकी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती है, जो कि ऑप्शंस के अंदर है। ऑप्शन ए है BUN, यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 10 to 30 mg पर DL, क्रिएटिनिन 0.5 to 1.5 mg पर DL। ये आप पता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन है, इसका फाइंड आउट कैसे करोगे, ज़्यादा है कि कम है, ये तो सभी को पता होगा ऑलमोस्ट कि क्रोनिक रेनियल फेलियर के अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, जो कि एक वेस्ट है। ओके, बढ़ जाता है, बट बढ़ने का पता तभी चलेगा ना जब इसका नॉर्मल रेंज पता होगा, यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना होता है नॉर्मल, क्रिएटिनिन नॉर्मल कितना होता है। ओके, ये पता होगा तभी तो पता चलेगा कि भाई ऑप्शन ए सही है या B C D कौन सा सही है। आपके बोले जिसको नहीं पता उसके ये नॉर्मल भी है, एबनॉर्मल भी है, कोई पता नहीं है उसको। इस वीडियो के अंदर पूरी बताएंगे आपको ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल कितना रहता है नॉर्मल, क्रिएटिनिन का कितना रहता है, कैल्शियम का कितना रहता है, pH कितना रहता है, पूरी बात करेंगे इस एक
क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्लास एंड होने के बाद अगर समझ नहीं आए तो क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन नॉरसेट एम्स तो 101% एक क्वेश्चन देता ही है। ओके, ऑप्शन बी है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 50 mg पर डेल इंक्रीज सीरम कैल्शियम, यानी बता रहा है कि कैल्शियम भी बढ़ेगा और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है 15 mg और क्रिएटिनिन 1.0 mg पर डेल। ऑप्शन सी है डिक्रीज सीरम कैल्शियम रहेगा, कैल्शियम का लेवल कम रहेगा, यहाँ पे बढ़ा हुआ था यहाँ कम है, पीएच 7.2 और पोटेशियम 6.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। ऑप्शन डी है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 35 to 40 mg पर डीएल, पोटेशियम 3.5 मिलीक्यूलेंट पर लीटर और पीएच है वो 7.35 और डिक्रीज कैल्शियम लेवल, कैल्शियम का लेवल कम देखने को मिलेगा। आपको बताना है क्या रीडिंग देखने को मिलती है क्रोनिक रेनल फेलियर के अंदर। मैं ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं घुमा रहा, आपको डायरेक्ट एक लैंग्वेज के अंदर बता रहे हैं कि भाई एक क्रोनिक रेनल फेलियर का पेशेंट है, लंबे टाइम से उसको रीनल बीमारी है, किडनी की बीमारी है, उसकी आप रिपोर्ट चेक कर रहे हो। ओके, तो उस रिपोर्ट के अंदर क्या देखोगे, क्या ऑप्शन मिलेगा? बिल्कुल से जो आ रहा है 70% राइट आंसर। चलिएगा मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको क्रोनिक रेनल फेलियर वाली कंडीशंस के अंदर क्या देखने को मिलेगा। अब ध्यान यहाँ पे रखना है, मैं जैसे ही आंसर बताऊंगा उसके बाद आपको एक स्टोरी बताना शुरू करूंगा जिसके थ्रू आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि भाई क्रोनिक रेनल फेलियर के अंदर ये होता है, पूरी रेंज बता देंगे। ऑप्शन तो करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे वो फ्रेंड्स, करेंगे सी आपका बिल्कुल से राइट आंसर है। 5 स्टार नहीं 7 स्टार वाला आंसर है। कैसे? सीरम कैल्शियम लेवल कम होगा, क्यों भाई? क्योंकि एक्टिवेट कौन करता है कैल्शियम को? जो पूरा एक्टिव फॉर्म के अंदर कौन लेके आता है? किडनी, और किडनी है पहले से ख़राब हो चुकी है, फेल हो चुकी है, तो कैल्शियम एक्टिवेट नहीं होगा, कैल्शियम को एक्टिवेट नहीं करेगी, एक्टिवेशन फॉर्म के अंदर नहीं लेके आएगी, तो कैल्शियम का लेवल रहेगा कम। बिल्कुल से सही बात है। पीएच 7.20 यानी अपने नॉर्मल जो पीएच होता है वो होता है 7.35 से लेके 7.45। ये वो पीएच नहीं है जो अपन पीएच स्केल 8वीं क्लास के अंदर 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते थे। ये अपने ब्लड का पीएच है जिसको अपन जो है रेनल फेलियर या फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ये टेस्ट अपने को पता करना होता है। अगर 7.35 से कम है तो एचडी के अंदर काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि 7 से कम है उसी को एचडी के अंदर काउंट करेंगे। रेनल फेलियर की या ब्लड की बात आती है तो 7.35 से कम रहता है तब एचडी के अंदर काउंट करते हैं। ओके, आप ऐसे सोचते हो, मैं आप ऐसे बता दूं 7.20 है, आप ऐसे सोचोगे एल्कलाइन है सर, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता, ब्लड के अंदर 7.35 से कम होता है उसको एसिडिक बोला जाता है। इसलिए जो नॉर्मल रीडिंग रहती है वो 7.35 से 7.45 रहती है। 45 से ऊपर हो जाता है उसको बोला जाता है एल्कलाइन। यहाँ बता रहा है कि पीएच है 7.20, यानी मैंने जो रेंज बताई है उससे कम है। कम है तो मतलब एसिडिक है। एसिडिक तो इसलिए हुआ ना, बॉडी के अंदर क्रोनिक रेनल फेलियर है तो बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो किडनी निकालती है यूरिन के थ्रू, बहुत सारे वेस्ट निकालती है, यूरिया क्रिएटिनिन जो भी आता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो अपन देखते हैं बहुत सारा वेस्ट निकालता है। वो वेस्ट तो किडनी फेल होगी, निकाल नहीं पा रही है, वो नहीं निकालेगी तो बॉडी के अंदर वेस्ट बढ़ जाएगा। वेस्ट बढ़ेगा तो वो वेस्ट बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट है तो वो एसिडिक होता है। ओके, बॉडी के अंदर वेस्ट बढ़ेगा तो वेस्ट तो हालांकि जाहिर सी बात है एसिडिक होता है, और एसिडिक होता है इसलिए पीएच 7.3 से कम देखने को मिला, यानी एसिडिक देखने को मिला। दोनों चीज़ें समझ में आई। बात करते हैं तीसरी की, पोटेशियम की। पोटेशियम कितना है? 6.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब पोटेशियम नॉर्मल से कितना है? ज़्यादा है। क्योंकि नॉर्मल जो पोटेशियम का लेवल होता है वो कितना होता है आपको यहाँ पे बता देते हैं। हाँ बिल्कुल से सही बता रहे हो, 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है नॉर्मल पोटेशियम। ये बता रहा है पोटेशियम बढ़ा हुआ है। क्योंकि रीनल जो है फंक्शन काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रही। पोटेशियम जो होता है वो सोडियम होता है, इनका क्या होता है? एक्सक्रीशन और मेंटेनेंस, यानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखती है किडनी पहले से खराब है तो पोटेशियम का लेवल जाहिर सी बात है बढ़ेगी, क्योंकि भाई मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ रहा है, हर एक कंटेंट बढ़ रहा है। जो एक्सपेल आउट करना चाहिए था, जो निकालना चाहिए था वो नहीं निकाल पा रही है। अगर इकट्ठा हो रहा है तो वो तो बढ़ेगा ही ना, इसलिए पोटेशियम का लेवल भी बढ़ेगा। क्योंकि पोटेशियम नॉर्मल 3.5 से लेके 5.1 रहता है, वो नॉर्मल रहता है, इसने 6.5 दिया है यानी बढ़ा हुआ है। अब भाई ऑप्शन डी तो गया आपका राइट आंसर, ये तो आपको पता चल गया। चलिए अब आपको बहुत सारी इसकी बेसिक चीज़ें बता देते हैं। एक बता देते हैं आपको कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितनी रहती है, क्योंकि किडनी के फंक्शन के अंदर इसका भी रोल रहता है। एक बात कर लेते हैं क्रिएटिनिन नॉर्मल रेंज कितनी रहती है। एक बात कर लेते हैं पीएच का नॉर्मल रेंज कितनी रहती है। पहले इन तीनों की बात करते हैं, बाद में आपको और बताएंगे। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का जो नॉर्मल रेंज रहता है वो रहता है 7 से लेके 20 यानी 7 to 20 mg पर डीएल।
ध्यान रखना 7 to 20 mg/dl ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नॉर्मल होता है। अगर किडनी फेलियर है तो इससे बढ़ा हुआ रेंज देखने को मिलेगा, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है यहाँ पे बढ़ा हुआ है, बट बढ़ा हुआ है डी के अंदर, बट इसके अंदर फिर पोटेशियम नॉर्मल है लाडलो। क्रोनिक फेलियर किडनी फेलियर है, उसके अंदर पोटेशियम तो नॉर्मल नहीं हो सकता ना, इसलिए ये नॉर्मल दे रखा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। पीएच भी नॉर्मल दे रखा है, इसलिए डी नहीं जाएगा अपना आंसर, इसलिए मैंने सी किया था। ओके, तो 7 से 20 mg/dl ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है नॉर्मल। अब बात करते हैं क्रिएटिनिन की। क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है 0.6 to 1.2 ओके mg/dl रहता है, वो रहता है नॉर्मल क्रिएटिनिन का लेवल, जो कि बढ़ जाता है रीनल फेलियर के अंदर, क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर तो मोस्ट ऑफ ही बढ़ता है। ओके, तो आपने को क्या देखना था, अगर क्रिएटिनिन का लेवल दे रखा था तो क्रिएटिनिन का लेवल भाई 1.2 यानी 1.5 से अपर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किडनी फेलियर के अंदर। ओके, अब बात करते हैं पीएच की। पीएच मैंने आपको पहले ही बता दिया 7.35 से लेके 7.45 रहता है, ये नॉर्मल पीएच रहता है ब्लड का, और इसके अकॉर्डिंग अपन काउंट करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है। ओके, ये तो बता दिया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन और पीएच का लेवल। अब बात करते हैं, आपको पोटेशियम बताते हैं कि भी पोटेशियम कितना होता है, कैल्शियम कितना होता है नॉर्मल। ओके, क्योंकि पोटेशियम का भी यहाँ पे रेंज दे रखा है और कैल्शियम भी दे रखा है, इसने दिया कि भी कैल्शियम कम हो रहा है, तो आपको तो पता कैसे चलेगा कैल्शियम कम हो रहा है, आपको नॉर्मल रेंज पता होगी तभी तो कम होगा, ये पता चलेगा। पोटेशियम की बात करते हैं पहले। पोटेशियम की जो नॉर्मल रेंज रहती है वो 3.5 से लेके 5.1 रहती है, किसके अंदर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के अंदर रहती है। 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम की नॉर्मल रेंज रहती है सीरम के अंदर यानी ब्लड के अंदर। कैल्शियम की बात करते हैं तो 9 to 10.5 यानी 9 से 10.5 mg/dl जो रहता है, ये कैल्शियम का लेवल रहता है नॉर्मल ब्लड के अंदर। तो भाई आशा और उम्मीद तो यही करते हैं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, पीएच सभी का लेवल पता चल गया, और आपको आंसर सी है इसका रीज़न भी पता चल गया होगा कि भाई इसके अंदर कैल्शियम कम क्यों होगा, पीएच भी कम क्यों होगा, और पोटेशियम का लेवल क्यों बढ़ेगा। अब आशा और उम्मीद यही करूँगा मैं तो 101% कि आपको समझ आ गया। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, क्रोनिक रीनल फेलियर है, इसके अंदर सभी वेस्ट बढ़ने को मिलते हैं। अब एक बार फास्टली मैं आपको बता देता हूँ बिना लिखे, आपको बहुत सारे लोग बेचारे जीएनएम के हैं, बहुत सारों को कन्फ्यूज रहती है, सभी के बारे में सोचना पड़ता है। भाई बता रहे हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन नॉर्मल रहती है 7 से 20 mg/dl। क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है 0.6 to 1.2 mg/dl। पोटेशियम नॉर्मल रहता है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम रहता है 9 से 10.5 mg/dl, और पीएच रहता है 7.35 से 7.45 जो है नॉर्मल पीएच रहता है सीरम का। उम्मीद करते हैं भाई आपको आराम से क्वेश्चन समझ आ गया, कोई इश्यू नहीं होगा। ऑप्शन सी है जो यहाँ पे बिल्कुल से राइट है। ऐसे मत सोचना टाइम वेस्ट किया है, भाई मेरी गरगस्ती की बात आपको नहीं बताई मैं। बहुत सारे होते हैं ऐसे जिनको क्या लगता है कि सर तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, मेरे घर की बात तो बता नहीं रहा है ना, इसलिए खुश रहना है, मस्त रहना है। अगर पढ़ने का मन है तो आइएगा, नहीं तो जाइएगा, छोड़ के चैनल जाइएगा और डिसलाइक भी करके जाइएगा। ओके, पसंद नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको आराम से समझा दिया है पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू स्किन। भाई सभी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए कि स्किन से, अपनी चमड़ी से वाटर का लॉस होता है, जिसको इनसेंसिबल वाटर लॉस बोलते हैं। इनसेंसिबल वाटर लॉस बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा, क्योंकि जीएनएम वालों को बेचारों को इतना नहीं पढ़ना आता। और पढ़ना क्या नहीं आता, क्योंकि कॉलेज के अंदर अपन पढ़ते ही नहीं, इतना हिंदी मीडियम के अंदर रहता है, वैसे भी इतना ध्यान नहीं देते और चलता रहता है। तो इसलिए इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है जो अपने जो रेस्पिरेशन के थ्रू निकलता है, स्वेट्स के थ्रू, या फिर जो रहता है स्किन के थ्रू। ओके, जो वाटर लॉस होता है वो रहता है इनसेंसिबल वाटर लॉस। मैंने एक्स्ट्रा बताई ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। आपको ये बताना है कि भाई स्किन के थ्रू वाटर लॉस होता है, उसको रोकने के लिए प्रिवेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, प्रिवेंट वाटर लॉस यानी रोकना वाटर लॉस को, वाटर लॉस नहीं होने देना। उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? मेलेनिन, ऑप्शन बी है कोलेजन, ऑप्शन सी है कैरोटीनिन और ऑप्शन डी है क्रिएटिन।
क्रिएटिन कौन सा ऑप्शन है जो रोकता है वाटर लॉस को स्किन से, या फिर इनसे बोल दूं इनसेंसिबल वाटर लॉस ऑफ द स्किन से कौन बचाता है अपने को? भाई 50% लोगों का राइट आंसर है, बाकी का 50% खोटा आंसर है। कैसे? बहुत सारे लोग बता रहे हैं मेलेनिन, ये तो होता है कलर, कैरोटीनिन और एक एलोजन को छोड़ दीजिएगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्रिएटिनिन प्रोटीन होता है फ्रेंड्स, आपने सुना हो तो कहीं, कहाँ सुना होगा? आपने सुना होगा हेयर प्रोटीन्स बोल सकते हो, या हेयर के अंदर, नेल के अंदर, नाखून और बाल होते हैं, इसके अंदर क्रिएटिनिन प्रोटीन होती है। और एक एपिडर्मल स्किन यानी सरफेस वाली जो चमड़ी होती है अपनी, इसके अंदर क्रिएटिनिन है प्रोटीन रहता है। क्रिएटिनिन क्या है? एक प्रोटीन है, हार्ड प्रोटीन है, डैश प्रोटीन है। ये क्या करता है? फॉर एग्जांपल ये एक बंदा था, ओके, उसकी स्किन के ऊपर क्या था? क्रिएटिनिन था यहाँ पे, और जो नीचे ब्लड सर्कुलेट हो रहा था वहाँ से ये लॉस हो रहा था, ऐसे होना चाहिए था, बट ये क्रिएटिनिन के ऊपर लेयर होती है हार्ड, ये क्या करती है? यहाँ वाला जो ब्लड लॉस होना चाहिए था स्किन के थ्रू, वे रोकती है, क्योंकि उसके ऊपर चद्दर का काम करती है, बिल्कुल से छत का काम करती है, रोक के रखती है। इसलिए क्रिएटिनिन प्रोटीन अपने हर एक बॉडी सरफेस के ऊपर रहती है, हार्ड प्रोटीन रहती है एज ए कवरिंग ऑफ द स्किन टू प्रिवेंट वाटर लॉस, इनसेंसिबल वाटर लॉस थ्रू स्किन। ओके, तो क्रिएटिनिन बिल्कुल से राइट आंसर है भाई, बिल्कुल से। कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा ना? कुछ मज़ा आया क्वेश्चंस के अंदर? हाँ, मज़ा आया तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। 2 मिनट का टाइम लगेगा, कुछ नहीं जाएगा आपका। ओके, चलती क्लास के अंदर भी शेयर कर सकते हो। जो होते हैं ना बीच बीच में, मतलब मोटिवेशन वाले, या फिर ऐसे सोचते हैं नहीं यार अच्छा मज़ा आया, वो शेयर कर भी देते हैं। ओके, सेल्फिश नहीं बनना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन का राइट आंसर बता दिया था ना आपको, क्रिएटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस 40 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, यानी 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के अलग अलग प्रिंसिपल आपने बीएससी वालों ने, पोस्ट बीएससी वालों ने ज़्यादा पढ़ा होगा कि 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जीएनएम वालों ने शायद नहीं पढ़ा होगा ऐसा क्वेश्चन, जीएनएम के अंदर शायद सिलेबस में नहीं है ऐसा। 14 प्रिंसिपल है तो भी इतना डीपली अपन पढ़ते नहीं है, है ना। 14 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के, वो किसने दिया था? फर्स्ट डिफाइंड बाय किसने दिया था? ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है जेम्स वॉट, और ऑप्शन सी है एल्टन मायो, और ऑप्शन डी है हेनरी फायोल। 80% लोगों का राइट आंसर आएगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐड किए हैं तो मेरे को पता है भाई कितने लोग कितने क्या आंसर कर सकते हैं। 80 से 85% लोगों का राइट आंसर जाएगा। हाँ, बिल्कुल से सही है। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल से राइट आंसर है, हेनरी फायोल। हेनरी फायोल ने क्या दिया था? मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दिए थे, जिसको अलग अलग अपन काउंट करते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन इनसे इतना ही पुट होता है कि भाई 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? हेनरी फायोल ने दिया था, इनके नाम नहीं आते। ऑप्शन डी है वो बिल्कुल से धमाके वाला राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इनिबीन इज सीक्रेटेड बाई। इनिबीन है ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है? भाई एक तो बात बता देते हैं, इनिबीन है क्या? इनिबीन एज ए अपन बोल सकते हैं हार्मोन्स है। ओके, ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए है सरफेक्स ऑफ एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस सरफेस से। ऑप्शन बी है कॉर्पस ल्यूटियम, और ऑप्शन सी है लीडिंग सेल्स, और ऑप्शन डी है स्ट्रोमा। इनिबीन किससे सीक्रेट होता है? फर्स्ट ऑफ यही आंसर करना है, उसके बाद में आपको बताएंगे इनिबीन का काम क्या रहता है, कहाँ काम करता है ये। इसकी भी तो कोई पहुँच होगी ना, बोलते हैं मेरी पहुँच दिल्ली तक है, इसकी देखते हैं कहाँ तक पहुँच है। बिल्कुल से राइट आंसर आ रहा है भाई, अच्छा वाला आंसर आ रहा है, और मज़ा आएगा इस बार नॉर्थ साइड के अंदर। जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है बी, क्या? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है भाई? कॉर्पस ल्यूटियम तो आपको तो पता ही होगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या क्या करवाता है। कल की क्लास के अंदर ही आपको बताया था, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस कैलोसम के अंदर चेंज होता है और डिसअपियर हो जाता है। जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता तब तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करवाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। आफ्टर दिस, यानी जब प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, उसका फॉर्मेशन फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है, तब कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है? कॉर्पस कैलोसम के अंदर चेंज हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। तो ये बता रहा है कॉर्पस ल्यूटियम इनिबिन हार्मोन भी सीक्रेट करता है। अब इनिबिन हार्मोन का काम क्या रहता है? किसी को पता है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। ये क्या करती है भाई? ग्रेनुलोसा सेल रहती है, एक तो ये होता है इसका ग्रेनुलोसा जो सेल है ओवेरी के अंदर, वहाँ से सीक्रेट होता है। ओके, इनिबिन हार्मोन यहाँ से भी सीक्रेट होता है, ओवेरी से भी, बट ओवेरी यहाँ पे आंसर नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं राइट आंसर कर रहा हूँ
कॉर्पस ल्यूटियम भी करता है। अब ये काम क्या करता है, ये काम क्या करता है, इनिबिन करता है या इनिबिट करता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोकता है, कम करता है, उसके फंक्शन को कम करता है। क्यों? क्योंकि भाई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका काम ही यही है कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स बनाता है वो FSH ही बनाता है। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होता है, एक मैच्योर फॉलिकल होता है। बहुत सारे क्या होता है ऐसे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। ओके, और इनको इमेच्योर फॉलिकल्स का कोई काम नहीं रहता। ये इमेच्योर फॉलिकल्स अगर मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर बड़ा ऐसे बन जाए तो ये क्या करता है, ओवुलेशन करता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे बड़ा बनाने के लिए FSH का रोल रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम ही नहीं करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहेगा ही नहीं, तो ये तो बनेगा ही नहीं। क्यों? अब ये बात आती है कि भी कॉर्पस ल्यूटियम ने इसको सीक्रेट क्यों किया। कॉर्पस ल्यूटियम अपने को तो ग्राफियन फॉलिकल्स की, यानी ग्राफियन फॉलिकल्स ये है मैच्योर फॉलिकल्स बोलते हैं जिसको, ये इमेच्योर फॉलिकल्स रहते हैं, जो इतने हैं इमेच्योर फॉलिकल्स, और इसमें से जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो होते हैं मैच्योर, जिसके ऊपर FSH काम करके इसको मैच्योर कर देता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम ने FSH को क्यों रोका, ग्राफियन फॉलिकल्स क्यों नहीं बनने दिया? भाई इसलिए नहीं बनने दिया क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया है, फीमेल प्रेग्नेंट अगर हो गई है तो दोबारा से ग्राफियन फॉलिकल्स क्यों बनाएगा? कि ऐसे तो है नहीं 2-3 बार एक साथ ही प्रेग्नेंट करने के लिए आपको ग्राफियन फॉलिकल्स चाहिए। ग्राफियन फॉलिकल्स का काम क्या रहता है, ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा, उसके बाद ये रप्चर होगा एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में। जो ये ग्राफियन फॉलिकल्स बना है इसके ऊपर एस्ट्रोजन काम करेगा और ये रप्चर हो जाएगा और ओवुलेशन करवा देगा, और ओवुलेशन करवाने के बाद स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो बना, तो इसने क्या किया, यानी ओवुलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना, इसने क्या किया, ग्राफियन फॉलिकल्स के फंक्शन को रोकने के लिए इसने यहाँ वाली जड़ काट दी इसकी, FSH को रोक दिया। FSH को रोक दिया तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगे नहीं, ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं बनेगा तो ओवुलेशन भी नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो दोबारा फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। मज़ा आया? तो ऑप्शन बी है जो बिल्कुल से राइट आंसर है। ओके, इसलिए FSH को क्या करता है, ये रोकता है इसके काम को, ओके, कम करता है। ऑप्शन बी है बिल्कुल से राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं सेकंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। नर्स इज मेन प्रायोरिटी असेसमेंट विल केयरिंग फॉर द क्लाइंट हैविंग स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। नर्स क्या है, नर्स नहीं लगाना, जननायक जी है ना, उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर बोला है। दिहाड़ी नहीं देते वो, 7,900 देते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि उनको इतनी शिक्षा नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अपनी तरह कंपटीशन एग्जाम फाइट के थोड़ी मुख्यमंत्री बने हैं। ओके, मुख्यमंत्री कौन बनता है? मुख्यमंत्री तो वही बनता है जो मतलब छोटी क्लास के मतलब बचपने के अंदर क्या है, गुंडागर्दी में या फिर गुंडा मवालियों में रहता है ना, जो बोलते हैं लफंडर है आपका छोरा, तो वो वाले रहते हैं। वो वहाँ से चालाकी सीखते हैं और वो चालाकी सीखते सीखते नेता न्यांगड़ा के अंदर आ जाते हैं, वो नेता बन जाते हैं। उनके पास नई डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं। अब भाई एक कमेंट आया था कि सर MA होनी चाहिए। अरे भाई MA होनी चाहिए तो कौन सा तीर मार दिया, MA करना कोई बड़ी बात होगी क्या? MA करने की बजाय तो GNM कर लेता तो अच्छा रहता है ना, GNM भी हार्ड है उससे तो। ओके, तो नर्स नहीं, अब नर्सिंग ऑफिसर ही बोलेंगे, थोड़ा सा इज्जत से नाम लेते हैं, शेदरी नहीं है, वो किसी को बताने की बात नहीं है, घर की बात है, किसी को नहीं बताएंगे, है ना, अपने घर की बात है, वो नहीं बताना। अपने को ये बताना है कि पोस्ट क्या है, सर नर्सिंग ऑफिसर है। शेदरी पूछे तो बोल देना शेदरी, काम चल जाता है। जो बड़े लोग होते हैं ना, कलेक्टर को पूछ लो कितनी शेदरी है, बस काम चल जाता है, यानी उसकी शेदरी तो कुछ खास है, ऐसे बता दे। तो ऐसे ही अपने को बोलना है कुछ, बस काम चल जाता है, यानी 7,900 नहीं बताना है, अपने को नर्सिंग ऑफिसर नाम बताना है, जो कि जननायक जी ने अपने को बहुत अच्छे से इज्जत की है। ओके, तो नर्स क्या कर रही है, प्रायोरिटी असेसमेंट करना है एक पेशेंट का, किसका, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या रहता है, स्पॉन्टेनियस को आपको डिक्शनरी के अंदर ऐड कीजिएगा, ये होता है अपने आप अबॉर्शन, यानी कोई मतलब नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है, खुद ही अबॉर्शन हो गया, उसका असेसमेंट कर रहा है नर्सिंग ऑफिसर। तो क्या असेसमेंट करेगा, क्या चेक करेगा कि इसके अंदर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है, तो क्या चीज़ अपने को ध्यान रखनी होगी। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी है हेमरेज, और ऑप्शन सी है डिहाइड्रेशन, और ऑप्शन सी है डिहाइड्रेशन, और ऑप्शन डी है सब इन्वोल्यूशन। फटाफट का आंसर कीजिएगा भाई, जल्दी कीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर आने वाला है आपका गलत। वो भी हम बता रहे हैं 50% लोगों का खोटा आंसर आएगा। चलो मैं 50 नहीं 70% बता देते हैं, 70% लोगों का आंसर आएगा यहाँ पे गलत।
अब भाई बहुत सारे लोगों को तो बी करते करते रह गए होंगे कि सर बी करने वाले थे, आपने बता दिया तो मेरे को लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए बी नहीं जाएगा। तो बहुत सारों के हाथ रुक गए बी करते करते। अब बहुत सारों के हाथ जाएंगे डी की तरफ भी जाएंगे, सी की तरफ भी जाएंगे और ए की तरफ भी जाएंगे। अब सोचने में पड़ गई बात, क्योंकि ऑप्शन बी हटने के बाद तो भाई सभी कन्फ्यूजन करने वाले हैं, नहीं तो बी दिख रहा था जल्दी से कर देते हैं। चलिए हम बताते हैं क्या करेंगे। ऑप्शन ए करेंगे अपन, बिल्कुल से राइट आंसर। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है, इतनी हेमरेज वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रायोरिटी असेसमेंट के अंदर सबसे पहले हाइपरटेंशन देंगे। अगर हाइपरटेंशन वाली कंडीशन इस फीमेल के अंदर है और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो रहा है तो भाई कितनी कंडीशन आप लिथल हो सकते हैं आप सोच भी सकते हो, क्योंकि हाइपरटेंशन के अंदर ब्लड का फ्लो रहता है समुद्र के अंदर पानी की तरह, और ये अगर फ्लो है और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो रहा है तब ब्लीडिंग जाके होगी, तब ब्लीडिंग वाला काम खतरनाक हो सकता है, तब अपने को लफड़ा हो सकता है, घाटा हो सकता है। इसलिए हाइपरटेंशन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के अंदर। हाँ, हाइपरटेंशन चेक करेंगे, पहले चेक करने से हाइपरटेंशन है तब तो अपने को कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। हाइपरटेंशन नहीं है, हाइपरटेंशन बीपी बढ़ा हुआ नहीं है, तब जाके ये सेकंड वाला ऑप्शन अगर ये होता तो कर देते। ओके, तो आपको आंसर ये करना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अरे भाई ये क्या रहा, तो मज़ा आ रहा था, इतने में क्लास एंड हो गई। चलिए कोई बात नहीं, आपकी शायद ये डिमांड थी कि सर छोटी छोटी क्लासें ले और मज़े वाली क्लासें हो। हाँ, कमेंट करना है आपको कब। फ्रेंड्स इतना भी कहना मानते हो ना, आपको ऐसे लगता है कि नहीं मज़ा आया पढ़ने के अंदर, तो क्लास एंड होने के बाद कमेंट करना। और जिसका क्लास एंड होने के बाद कमेंट आता है 101% उन सभी कैंडिडेटों को पता है कि मैं उनका आंसर बाकायदा कमेंट वापस करता हूँ। हर एक किसी का कमेंट वापस करूँ नहीं करूँ, क्लास एंड होने के बाद जो ये आंसर करता है उनका येस नो राइट या फिर कुछ ना कुछ ज़रूर लिखता हूँ। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ही करना है। बैरल चेस्ट सीन इन, बैरल चेस्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, किसके अंदर देखने को मिलता है, कौन सी डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है, आपका क्वेश्चन ये है। वीडियो को करना है फ्रेंड्स लाइक और शेयर भी कर देना है अभी, क्योंकि यहाँ से मेरे को पता है सभी चैटिंग करेंगे, सभी जाएंगे व्हाट्सअप के अंदर देखेंगे कि इसका क्या आया है, मैसेज तो नहीं आया, ग्रुप के अंदर क्या नई एक्टिविटी चल रही है, कहीं वैकेंसी नहीं आ गई, कहीं रिजल्ट तो नहीं आ गया, क्योंकि अपना माइंड जो है ना जब जॉब में नहीं होते तो बहुत सारी जगह घूमता है। तो सब जाएंगे व्हाट्सअप के अंदर। व्हाट्सअप से जाने से पहले फ्रेंड्स यहाँ इसके जस्ट नीचे आप चैटिंग कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा मार्क होगा शेयर का, मजाक कर रहे हैं, आपको सभी को पता है, एज ए वैसे ही मजाक कर रहे हैं, ऐसे शेयर का मार्क होगा, वहाँ से प्लीज़ शेयर कर देना, स्टेटस लगा के या आपके जो भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं सबके अंदर शेयर कर देना। आपका यही सहयोग चाहिए हमें, और कुछ नहीं, आपसे ये नहीं मांगते कि सर हमें हमारे ये बैंक अकाउंट नंबर है इसके अंदर पेमेंट डलवा दो। ओके, और चैनल के ऊपर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आता है उनके बारे में सबके बारे में बता सकें। आज बहुत सारे बेरोजगारों की भर्ती आई है, वो मजदूरों को बुलाया गया है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5-6 की तो अपने वैकेंसी को बना ही दिया वीडियो, बाकी का और आएगा तो और बना देंगे। जिसको भी मजदूर बनना है बन सकता है, बाकी हाथा जोड़ी तो हमारी तो यही है भाई, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपको, और तो कुछ कर नहीं सकते कि ज्वाइन मत करना भाई, सही बता रहे हैं, ज्वाइन मत करना। ओके, सब्सक्राइब वाला बेल आइकन ये जो है इसको ब्लैक कर देना है, रेड नहीं रहने देना है ऐसा। ओके, हाँ एक बात तो बताना भूल ही गए आपको, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़िएगा फ्रेंड्स। एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर ये वाला लिख दो या ये वाला लिख दो, है तो दोनों एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर ही। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना और प्लस का आइकन मिलेगा, अपना जो यूट्यूब का लोगो है ये प्लस का आइकन ये मिलेगा, और उसे ज्वाइन कर लेना। 4000 लोग जुड़े हुए हैं, सबका इन्फॉर्मेशन अपडेट लिंक PDF सब आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। फ्रेंड्स एंड करता हूँ क्लास को, और उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया होगा आपको। सभी को राम राम, राधे राधे, हाँ जी, गुड नाइट सभी को, थैंक यू, बाय बाय।